दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का क्लास। जी हां दोस्तों, आज की इस क्लास में आप लोग जानेंगे फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, डेफिनेशन एंड इट्स स्कोप। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जैसा कि आप लोग वीडियो के थंबनेल पे देख रहे हैं कि आप लोगों को प्लांट ब्रीडिंग के बारे में जितने भी प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, उन परीक्षाओं का प्रश्न का उत्तर मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के बीच। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसा कि एग्री मस्ती का हमेशा से यही प्रयास रहा है कि छात्र अच्छे से अच्छे प्रदर्शन करें परीक्षा में। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर ढंग से पीडीएफ तैयार किया है। जो भी छात्र उस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं पहले कि बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर हो, फर्स्ट सेमेस्टर हो या फिफ्थ सेमेस्टर हो, या आपका सेमेस्टर कोई भी हो, इवेंट सेमेस्टर का भी नोट्स है। जो भी छात्र एग्री मस्ती के इस पीडीएफ नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप लिंक पर संपर्क कर सकते हैं, उनको इसका नोट्स मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको कुछ शुल्क चुकाना होगा। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं अपने टॉपिक पर और आज के क्लास को और गहराई से जानते हैं। और दोस्तों जैसा कि हम पीछे बोले हैं कि आपको शुल्क चुकाना होगा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुल्क कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बस आप लोग संपर्क करिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे। ठीक है दोस्तों, अब आइए लौटते हैं अपने क्लास पे। और दोस्तों सबसे पहले जानते हैं पादप प्रजनन जो है यानी प्लांट ब्रीडिंग, इसका परिचय एवं इतिहास। जैसे कि आप लोग हेडिंग में देख सकते हैं, आज हम लोग क्या जानेंगे, इसके परिचय एवं इसके इतिहास। क्योंकि दोस्तों परीक्षा में जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं 3 नंबर वाले प्रश्न, उसमें इस प्रश्न को बार बार पूछा जाता है। और अगर सभी को मिला दें परिचय, इतिहास एवं उद्देश्य को, तो ये 8 नंबर का प्रश्न भी हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए परिभाषा। पादप प्रजनन वह कला एवं विज्ञान है जिसके द्वारा पौधों को अधिक आर्थिक महत्व के बनाने के उद्देश्य से इनकी आनुवंशिकता में सुधार किया जाता है। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, बात ऐसा है कि ये ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है कि आप लोग हम जो बोले उसको सुन लिए और आगे बढ़ गए वीडियो में से। जो मैं आपको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और आप लोग खुद से मोबाइल के स्क्रीन पे देखिए। और हो सके तो आप लोग पीडीएफ नोट्स भी बना लीजिए खुद से, वरना मैं तो पीडीएफ नोट्स आपको दे ही दूंगा। और एक बार समझाता हूँ आपको डेफिनेशन को, ताकि आप लोग के दिमाग में घुस जाए। देखिए, पादप प्रजनन वह कला एवं विज्ञान है जिसके द्वारा पौधों को आर्थिक महत्व के बनाने के लिए आनुवंशिकता में सुधार किया जाता है। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई भी पौधा हो, उसको और आर्थिक महत्व का बनाने के लिए उसमें पादप प्रजनक जो होते हैं, जो प्लांट ब्रीडर होते हैं, वो पादप में प्रजनन करा करके उसको सुधार करते हैं। जैसा कि पहले के ज़माने में धान का पौधा बहुत लंबा लंबा हुआ करता था और उसमें जो दाने बनते थे वो कम होते थे। लेकिन आजकल क्या है कि पौधे छोटे हैं और दाने काफ़ी अच्छे बनते हैं और कम पानी देने पे भी हो जाता है। तो ये सब प्लांट ब्रीडिंग का यही काम है कि किसी भी पौधे को आर्थिक महत्व को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, पौधा का महत्व जो होता है ज़्यादा हो जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं पादप प्रजनन के उद्देश्य। ठीक है दोस्तों, तो पादप प्रजनन के उद्देश्य जान लीजिए। पादप प्रजनन का उद्देश्य क्या है। जैसे कि आप लोग डेफिनेशन, जो भी स्टूडेंट डेफिनेशन को समझ लिए होंगे वो लोग उद्देश्य को भी कुछ समझ गए होंगे, फिर भी मैं समझाता हूँ। पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य पौधों में अस्थायी आनुवंशिक परिवर्तन लाना है। ठीक है दोस्तों, यानी पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य पौधों में अस्थायी आनुवंशिक परिवर्तन लाना है, जिससे उन्हें अधिक आर्थिक महत्व का बनाया जा सके। पादप प्रजनन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। अब उद्देश्यों को बारीकी से समझिएगा, मैं समझाता हूँ आपको। 1 नंबर पे दिया हुआ है अधिक उपज। जैसा कि दोस्तों हम पीछे बताएं कि धान का पहले पौधा वो लंबा हुआ करता था, लेकिन उसका दाना कम होता था। यानी दोस्तों आजकल क्या है, अधिक उपज मिलता है, वो सब प्लांट ब्रीडिंग का ही देन है। और 2 नंबर में जो क्या उद्देश्य है वो है आपका उत्पाद के गुणों में सुधार। ठीक है, और 3 नंबर में क्या है दोस्तों, ऐसी किस्म निकालना जो सभी तरह के उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं की अधिक से अधिक आवश्यकता की पूर्ति करे। ठीक है दोस्तों, यानी ऐसे फसलों को तैयार किया जाता है प्लांट ब्रीडर्स के द्वारा कि वो लगभग सभी किसानों और उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए क्या होता है दोस्तों, आवश्यक होता है और अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। और आगे है अवरोधी किस्मों का विकास। दोस्तों अवरोधी किस्मों का विकास कहने का मतलब क्या हुआ, अवरोधी किस्म वैसे मतलब पेड़ पौधे को इस तरह से प्लांट ब्रीडर तैयार करते हैं। अब दोस्तों प्लांट ब्रीडर कौन होते हैं, प्लांट ब्रीडर वह होता है
जो दो पौधों को आपस में संकरण करा करके उस पौधे को सुधार करता है। जैसे कोई पौधा लंबा है, उसको उसी जाति के पौधे से क्रॉस करा करके उसके लंबाई को नियंत्रित करेगा, जिससे पौधा छोटा होगा और फल ज़्यादा बनेगा। अब अवरोधी किस्मों का विकास कहने का मतलब ये हुआ कि प्लांट ब्रीडर ऐसे पौधों को तैयार करते हैं प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से, जो कि पौधा सूखा के प्रति सहनशील होता है या फिर ज़्यादा पानी भी हो जाए तो भी इसके प्रति अवरोधी होते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जो क्लास आपको कॉलेज के प्रोफेसर देते होंगे वही क्लास या उससे कहीं ज़्यादा बेहतर क्लास लाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और एग्री मस्ती को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग एग्री मस्ती के टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मुझसे बात करने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अधिक दक्षता वाली किस्मों का विकास। अब दोस्तों अधिक दक्षता वाली किस्मों का विकास को मैं समझाता हूँ। अधिक दक्षता का मतलब होता है दोस्तों हाई इफ़िशियंसी। जैसे आजकल के जो पौधे बन रहे हैं उनमें ज़्यादा उर्वरक डालेंगे तो भी कोई पौधा पे पूरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उत्पादन बढ़ जाएगा। तो जो पौधा है वो अधिक दक्ष है किसके प्रति? जल के प्रति, सूखा के प्रति और उर्वरकों के प्रति। तो ये हो गया दोस्तों आपका अधिक दक्षता वाली किस्मों का विकास। प्लांट ब्रीडिंग का ही देन है। ठीक है, और दोस्तों ये सब प्लांट ब्रीडिंग का उद्देश्य भी है। और आगे है दोस्तों, अधिक दक्षता वाली किस्मों का विकास के बाद आपका नंबर आता है रोग तथा कीट अवरोधी किस्मों का विकास। दोस्तों रोग तथा कीट अवरोधी किस्मों का विकास करना कितना आवश्यक है आप लोग समझ सकते हैं कि जो पहले के पौधे हुए करते थे उनमें अधिक रोग लग जाते थे और अधिक कीट लग जाते थे, जिससे फसल केवल बोने के नाम ही रह जाता था और काटने के समय, उत्पादन के समय बिल्कुल नहीं कुछ बचता था। तो इसी को ध्यान में रखकर प्लांट ब्रीडिंग का यही उद्देश्य है कि जो पेड़ पौधे, जो पौधे तैयार किए जाएं वो क्या हो? रोग एवं कीट अवरोधी किस्म हो। और आगे है दोस्तों अनुकूलता में वृद्धि। जैसे दोस्तों सभी पौधों के लिए अलग अलग अनुकूल दशा होती है। ठीक है, जैसे रबी फसल हो गए उनके लिए रबी के मौसम अनुकूल होते हैं, और खरीफ क्रॉप्स हो गए उनके लिए खरीफ सीजन होता है वो अनुकूल होता है। तो अगर पौधों को अनुकूल स्थिति मिले तो उनका वृद्धि काफ़ी अच्छी हो, इसका कहने का तात्पर्य यही है। और आगे है दोस्तों शीघ्र पकने वाली किस्मों का विकास। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट इसका उद्देश्य है दोस्तों प्लांट ब्रीडिंग का, कि जो पौधे बनाए जाएं, जो नए पौधे का विकास किया जाए वो शीघ्र पकने वाली हो। अगर दोस्तों पौधा शीघ्र पकेगी तो किसानों का खर्चा भी बच जाएगा और खेत जल्दी खाली होगा तो कोई दूसरा भी फसल टाइम से लिया जा सकता है। और आगे है दोस्तों शीघ्र पकने वाली किस्मों के विकास के बाद नए क्षेत्रों में फसल का विकास। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं, नए क्षेत्रों में फसल के विकास कहने का तात्पर्य यही है कि जैसे जो सेब का प्रजाति है अधिकतर ठंडे प्रदेशों में होता है, यहाँ पे आपको बताऊं तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल में। लेकिन प्लांट ब्रीडिंग का उद्देश्य ये है कि सेब का ऐसा प्रजाति तैयार किया जाए जो कि आपके यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड वगैरह में भी उगाया जा सके, ऐसा उद्देश्य है। आप देखिए कब तक संभव हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये तो प्लांट ब्रीडर जानेंगे और जो इन पे काम कर रहे हैं वो जानेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका उदाहरण आप लोग सुने होंगे कि एक ऐसा पौधा तैयार किया गया था जो कि नीचे आलू बैठता था ज़मीन में और ऊपर टमाटर फरता था। तो ये भी प्लांट ब्रीडिंग का ही उद्देश्य था और प्लांट ब्रीडिंग के माध्यम से ही इसको किया गया था, क्रॉसिंग करा करके, ग्राफ्टिंग करा करके। और आगे है दोस्तों 10 नंबर। देखिए दोस्तों यहाँ पे 10 उद्देश्यों को लिखा गया है और 10वां और आखिरी उद्देश्य है आपका एक साथ पकने वाली किस्मों की फसल। दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 बीघे खेत में गेहूं का फसल बोते हैं तो क्या होता है, जो पहले के बीज हुआ करते थे उनमें कुछ गेहूं लंबे हो जाते थे, कुछ नाटे हो जाते थे और कुछ गेहूं टाइम से पहले पक जाते थे और कुछ गेहूं क्या होते थे, जिस टाइम पहले पका हुआ गेहूं झरने लगते थे उस टाइम तक वो गेहूं हरा रहता था, जिसके कारण कटाई टाइम से नहीं हो पाता था। तो 10वां उद्देश्य यही है कि ऐसा पौधा तैयार किया जाए, ऐसा फसल तैयार किया जाए जो कि एक साथ ही पक जाए, जिसके कारण क्या होगा, कटाई टाइम से होगा तो खेत टाइम से खाली होगा और नुकसान भी नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये जो क्लास आपको दिया जाता है एग्री मस्ती के माध्यम से, एग्री मस्ती के टीम का यही प्रयास है कि आप लोग परीक्षा में बेहतर स्कोर करें। और जैसा लेक्चर आपको आपके कॉलेज में मिलता है या नहीं मिलता हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन मैं आपको प्रयास करता हूं, मेरी टीम प्रयास करती है कि आप लोग को अच्छे से अच्छे कंटेंट मिले। तो आप लोग इस कंटेंट को स्वीकार कीजिए, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपना फीडबैक भी कमेंट में दीजिए, आपको क्या चाहिए और इसमें क्या कमी है
उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग इस PDF को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और आप लोग मुझसे बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, पादप प्रजनन का संक्षिप्त इतिहास। दोस्तों, पादप प्रजनन का जो है संक्षिप्त इतिहास मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों, पादप प्रजनन के संक्षिप्त इतिहास को विस्तार से समझेंगे, क्योंकि संक्षिप्त वाली बात तो रही नहीं, अब क्या होगा, पेपर भी विस्तार वाला होगा। तो आइए समझते हैं। अगर आपसे 3 नंबर वाले प्रश्न में पूछा जाए पादप प्रजनन का इतिहास, तो आपको मैं बताता हूं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पादप प्रजनन के इतिहास को 4 भागों में बांटा जा सकता है या फिर बांटा गया है, ठीक है। अब कौन कौन से चारों भाग हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, पादप प्रजनन का जो पहला भाग है वो है पूर्व मेंडलियन काल। इसका कहने का मतलब पूर्व मेंडलियन काल यानी 1900 ईस्वी से पहले के जो भी समय था उसे पूर्व मेंडलियन काल कहा जाता है, ठीक है। और ये पादप प्रजनन का इतिहास का पहला भाग है, ठीक है। और चूँकि आप लोग जानते हो कि पादप प्रजनन और जेनेटिक्स जो है वो एक ही भाई है, दोनों सब्जेक्ट जो बिल्कुल भाई भाई है, इसलिए मेंडलियन काल यहाँ पे लिखा जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, जेनेटिक्स के पिता यानी अनुवांशिकी के पापा कौन है, मेंडल हैं, तो उन्हीं के नाम पे पूर्व मेंडलियन काल यानी मेंडल से पहले का काल यानी 1900 से पहले का काल पादप प्रजनन का प्रथम भाग था, ठीक है। और दोस्तों, आगे जो है दूसरा भाग क्या है, मेंडलियन काल यानी दोस्तों मेंडल के टाइम यानी मेंडल के समय का, मेंडल जिस टाइम पे थे उसका समय, उस समय का ये बात हो रहा है। तो मेंडलियन काल क्या है दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा 1900 से 1920, ठीक है। मेंडलियन काल यानी 1900 से 1920 ये पादप प्रजनन के इतिहास का दूसरा भाग है, ठीक है। ये पादप प्रजनन इतिहास का दूसरा भाग है। और तीसरा भाग क्या है दोस्तों, तीसरा भाग है मेंडल के बाद का काल, यानी उस टाइम तक मेंडल का काम खत्म हो चुका था और मेंडल के जितने भी उस टाइम के विरासत थे वो सिर्फ विरासत ही बच चुका था, ठीक है। यानी मेंडल के बाद का काल तो पादप प्रजनन इतिहास का तीसरा भाग है, मेंडल के बाद का काल। और दोस्तों, कब से कब तक था, तो 1921 से 1950 तक। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जितने भी आप ईस्वी देख रहे हैं, 1900 से पहले, 1900 से 1920, 1921 से 1950, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इस तरह के सटीक आंकड़े लिखेंगे पेपर में तो प्रोफेसर्स आपको अच्छे नंबर देंगे, ठीक है। और आगे जो चौथा भाग है वो भाग आपका है 4 नंबर में जो दिया हुआ है, आधुनिक प्रगति, यानी दोस्तों 1950 के बाद का समय, यानी 1950 से आज तक का समय जो है वो पादप प्रजनन के इतिहास का चौथा भाग है, ठीक है। यानी आधुनिक प्रगति जिसे कहा जा सकता है, ठीक है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पेपर में बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। और जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, आप लोगों की मदद के लिए ही कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लगातार लेक्चर्स मिलते रहे। और इस PDF नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके आप लोग मुझसे बात भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान।